नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 18 भाग 2 तक देखा। भाग 2 में आपको रुधिर की संपूर्ण जानकारी दी गई थी कि रुधिर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और उसका कार्य क्या होता है। अब आपको इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि है रुधिर वर्ग और रुधिर का अभिश्लेषण। किस प्रकार से रुधिर का अभिश्लेषण होता है अगर किसी ग्राही व्यक्ति में किसी ऐसे दाता का रुधिर चढ़ा दिया जाए जो उससे मेल नहीं खाता है, तो ऐसा क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हमने जो आपसे क्वेश्चन किया था भाग 2 में, उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि मनुष्य में आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में कितनी होती है। तो इसका आंसर है 5 से 5.5 मिलियन। दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया था कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वयस्क में कहाँ होता है। तो भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है और वयस्क में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन किया गया था आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आवश्यकता से अधिक रुधिर का संचय हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो आवश्यकता से अधिक रुधिर का संचय या आरबीसी का संचय हमारे प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये भी प्लीहा यानी स्प्लीन को ही कहते हैं, क्योंकि यहीं पर आरबीसी का विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी कब होती है। तो या तो फोलिक एसिड की कमी हो जाए या फिर HIV वायरस का संक्रमण होता है, तब ऐसा होता है। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का कार्य रुधिर का थक्का बनने में सहायक होता है। ये किस प्रकार से रुधिर का थक्का बनने में सहायक होता है, इसी टॉपिक में आपको बताया जाएगा। चलिए, इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब हम समझते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है रुधिर वर्ग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। सबसे पहले सन 1900 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, नाम याद कर लीजिए, पूछा गया है कि सबसे पहले रुधिर वर्ग को खोज किसने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्यों का रुधिर, सभी मनुष्यों का रुधिर एक समान नहीं होता। अगर किसी ग्राही व्यक्ति को, ग्राही मतलब होता है एक्सेप्टर या रिसीवर, एक्सेप्टर या हम इसे रिसीवर भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है दाता यानी डोनर। मतलब कि अगर ये बीमार चल रहे हैं, इनको रुधिर की आवश्यकता है, तो रुधिर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अगर हम दाता से रुधिर इनमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये अवश्य ध्यान होना चाहिए, रखना चाहिए कि इनका जो रुधिर है वो इनके रुधिर से मेल खाता होना चाहिए। मतलब अगर इनमें इनके रुधिर और इनके रुधिर अलग अलग हैं तो क्या होता है, अभिश्लेषण। रुधिर का अभिश्लेषण जिसे हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। सामान्य भाषा में आप कह सकते हो कि रुधिर जम जाता है, लेकिन जमना शब्द सही नहीं है यहाँ पर यूज करना। वो तो जब बाहर आता है रक्त तब जमता है। यहाँ पर अभिश्लेषण शब्द यूज किया जाता है। होता क्या है कि हमारे रक्त में एक अभिश्लेषण पदार्थ पाया जाता है, अभिश्लेषण पदार्थ, जिसे हम प्रतिजन कहते हैं या एंटीजन। चूंकि ये क्या करते हैं, अगर थोड़ी भी दिक्कत हुई, इनका और इनका रुधिर मैच नहीं किया, तो ये प्रतिजन क्या करते हैं, रुधिर को अभिश्लेषित कर देते हैं। अभिश्लेषित का मतलब क्या होता है, जो रुधिर में उपस्थित आरबीसी हैं, ये ढेर सारे आरबीसी ऐसे चिपक जाते हैं, आपस में ऐसे संगठित हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं। इसी को कहते हैं रुधिर का अभिश्लेषण। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई हमारी रुधिर वाहिनी है तो इसमें सामान्य रूप से रक्त का प्रवाह होता रहे, इसलिए आरबीसी जो होती हैं वो अलग अलग ऐसे बिखरी होती हैं और चलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। लेकिन अगर गलत रक्त चढ़ा दिया गया किसी में, तब क्या होता है, ये जो आरबीसी हैं वो क्या कर लेती हैं, इस तरह से समूह बना लेती हैं, समूह बना लेती हैं। इसी को कहते हैं रक्त का अभिश्लेषण। और जब समूह बन गया, अब जितने भी आरबीसी आएंगे यहीं पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्या हो जाएगी, रक्तवाहिनी का रास्ता बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा।
तो रक्त परिसंचरण हो पाएगा, और रक्त परिसंचरण नहीं होगा तो क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। यही रीज़न होता है। अगर गलत रुधिर किसी व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो ये होता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान से समझिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया हर किसी व्यक्ति का रुधिर अलग होता है, एक समान नहीं होता। ग्राही का रुधिर दाता के रुधिर से मेल खाता होना चाहिए। अगर मेल नहीं खाएगा तो अभिश्लेषण हो जाता है, रुधिर का अभिश्लेषण हो जाता है। क्यों? क्योंकि रुधिर में कुछ ऐसे अभिश्लेषण पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रतिजन कहते हैं, जिनकी वजह से अभिश्लेषण होता है। इसी वजह से प्रतिजन को हम एक और नाम से जानते हैं, एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन भी कहते हैं क्योंकि एग्लूटिनेशन की क्रिया करता है, अभिश्लेषण करता है, इसीलिए हम इसे एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। प्रतिजन रुधिर में पाया जाता है। अगर गलत रुधिर आया तो ये प्रतिजन क्या करता है, आरबीसी को चिपचिपा बना देता है, जिसकी वजह से आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, रुधिर वाहिनियों को नसें बंद हो जाती हैं, जिससे रुधिर का प्रवाह नहीं हो पाता, और रुधिर के प्रवाह बंद होने से ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इनकी नहीं होगी, ये तो दे चुके, एक बोतल दे दिया, अब जाओ चढ़ाओ, इनको नहीं होगा। कौन मरेगा? ग्राही व्यक्ति। तो अब हम सबसे पहले अभिश्लेषण पढ़ेंगे कि अभिश्लेषण क्यों कैसे होता है, तब हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग, क्योंकि इन्हीं अभिश्लेषण पदार्थ के कारण रुधिर वर्ग को चार प्रकारों में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिश्लेषण। अभी यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, रुधिर वर्ग में हेडिंग डाल के ब्लड ग्रुप लिखेंगे। सर्वप्रथम सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान नहीं होता है। यदि रुधिर आधान का मतलब समझते हैं, ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त का विनिमय, मतलब इनको दे दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, रक्त एक दाता से ग्राही में दे दिया जाए, तब उसे कहते हैं आधान यानी ट्रांसफ्यूजन। तो लिखेंगे यदि आवश्यकता पड़ने पर यदि रुधिर आधान की आवश्यकता पड़े तो दाता का रुधिर ग्राही के रुधिर से मेल खाता होना चाहिए, अन्यथा दाता के रुधिर के लाल रुधिर कणिकाएं बड़े बड़े समूहों में जुड़ने लगती हैं तथा इस अभिश्लेषण की क्रिया में ग्राही की मृत्यु हो सकती है। आगे लिखेंगे लाल रुधिर कणिकाओं में अभिश्लेषण पदार्थ होते हैं, ये प्रोटीन अणु होते हैं जिन्हें हम प्रतिजन या एग्लूटिनोजन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रतिजन एंटीजन को ही हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एग्लूटिनोजन। अब आते हैं हम अभिश्लेषण या समूहन के बारे में पढ़ते हैं। एग्लूटिनेशन किसे कहते हैं या क्लम्पिंग भी इसे कहते हैं, एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको एकदम समझकर याद करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। अभिश्लेषण या समूहन से कहेंगे एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग। ठीक, अभी आपने जाना कि अभिश्लेषण पदार्थ कौन होता है, प्रतिजन यानी एंटीजन, जिसे हम एग्लूटिनोजन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी की कला पर पाए जाते हैं। कला पर दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है। ठीक,
ध्यान से समझिएगा। एंटीजन यानी प्रतिजन कहाँ पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है आरबीसी की कला पर, कला यानी मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है, तो इनका ये जो कला होती है ये मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन पर ये ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रतिजन कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी से। ध्यान से समझेंगे। प्रतिजन यानी एंटीजन, हम तो बार बार कहेंगे आप इंग्लिश ही याद करो, ज़्यादा सही रहेगा। एंटीजन कौन सा पाया जाता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, दो प्रकार के, लेकिन दोनों प्रकार के समझिएगा अलग अलग हैं। ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों प्रतिजन अलग अलग हैं, ए अलग है बी अलग है, ठीक। तो दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, कहाँ पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, ठीक। एंटीजन ए, एंटीजन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। दो प्रकार के पाए जाते हैं तो दोनों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। अब इनका विरोध करने के लिए कि ये कुछ गड़बड़ ना करें रुधिर में, तो इनका विरोध करने के लिए रुधिर के प्लाज्मा में एक और प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान से समझिएगा। इनका विरोध करने के लिए रुधिर प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो हम इसे एंटी ए लिखेंगे, अगर हम कैपिटल में प्रदर्शित करते हैं तो इसके सामने हम क्या, इसके सामने हम लिखेंगे एंटी या प्रति ए, ठीक। एक मिनट, एक और चीज़, इनका विरोध करने के लिए रुधिर प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कहते हैं। इनका विरोध करने के लिए कहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत पढ़े होंगे शुरू से कि रुधिर में एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है। आपको याद कराया गया होगा कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। अभी वो सब एकदम साइड रख दीजिए, इसको पहले समझ लीजिए। आपने ये पढ़ा कि रुधिर में प्लाज्मा पाई जाती है, ठीक, कहा गया प्लाज्मा पाई जाती है। आपने ये भी पढ़ा आरबीसी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अब आप एकदम डिटेल समझेंगे कि रुधिर के आरबीसी की कला पर एंटीजन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की कला पर। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, जो इनको विरोध करने के लिए ब्लड में उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं रुधिर के प्लाज्मा में। ये सब एकदम अंतर स्पष्ट रखिएगा, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की कला पर। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी भी दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको जो संदर्भित करते हैं उसका चिन्ह याद रखेंगे। इसको अगर हम कैपिटल ए में लिखेंगे तो इसके सामने हम लिख देंगे एंटी, तब ये कहलाएगा एंटीबॉडी ए। या फिर अगर हम सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे तो हम स्मॉल ए का यूज़ करेंगे, स्मॉल ए, तब ये क्या कहलाएगा, एंटीबॉडी ए। जो दूसरा होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं एंटी बी से। अगर हम कैपिटल में अगर हम एंटी शब्द ना यूज करना चाहें तब हम इसे क्या लिखेंगे, बी, स्मॉल बी, या फिर हम इसे प्रति बी भी लिख सकते हैं हिंदी में। बात आई समझ में। रुधिर में अभिश्लेषण प्रोटीन पाई जाती हैं जिन्हें हम प्रतिजन कहते हैं। इनका विरोध करने के लिए कि कोई गड़बड़ ना करें, इसमें रुधिर में एंटीबॉडी पाई जाती हैं। एंटीबॉडी को किससे प्रदर्शित करते हैं, बस ये शब्द याद रखेंगे। आप इसको अगर छोड़ देंगे ना तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि एंटी ए को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी ए। आप इसको अगर भूल जाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये ऐसे याद होना चाहिए। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक। आप ये याद कर सकते हैं, हर जगह यही दिया होता है, ये बहुत कम दिए होते हैं, लेकिन इसको भी जानना होगा आपको। अब इन्हीं के बेसिस पर ब्लड ग्रुप को रखा गया है 4 प्रकार में।
ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा। आइए अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करके और डिटेल पहले समझ लेते हैं, तो फिर अभी हम लिखवा देंगे आपको सारी चीज़ें। आपने पढ़ा कि रुधिर में एंटीजन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ए और बी, और एंटीबॉडी पाए जाते हैं 2 प्रकार के, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक, एंटीजन यानी प्रतिजन ए और बी, इनका विरोध करने के लिए पाया जाता है ब्लड में एंटीबॉडी, इसे हम कहते हैं प्रतिरक्षी। कौन कौन से? स्मॉल ए और स्मॉल बी। ध्यान देंगे, जिन व्यक्ति के रुधिर में, किसी भी व्यक्ति के रुधिर में अगर प्रतिजन ए है तो उसमें हमेशा प्रतिरक्षी क्या होगी? बी होगी। हमेशा याद रखेंगे, प्रतिजन को याद रखेंगे, इसका उल्टा प्रतिरक्षी, यानी प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाएगा? बी। अगर किसी के रुधिर में प्रतिजन बी है तो इसमें प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाएगा? हमेशा ए। उल्टा पाया जाता है, उल्टा। कभी भी समान प्रतिजन, समान एंटीबॉडी साथ में नहीं हो सकते, याद रखेंगे। रुधिर में कभी भी समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? रुधिर का अभिश्लेषण। और रुधिर का अभिश्लेषण का मतलब आपने समझा, रुधिर का अभिश्लेषण का मतलब आरबीसी समूह में जुट जाती हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाता है और ग्राही की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, जिस व्यक्ति के रुधिर में ए पाया जाता है एंटीजन, उसमें एंटीबॉडी बी होगा। अगर किसी में समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी आ गया तो रुधिर का अभिश्लेषण हो जाता है, रुधिर जम जाता है, जिससे ग्राही की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए, यही ध्यान रखा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रुधिर आदान के समय। यदि किसी का रुधिर ऐसा है जिसमें प्रतिजन बी पाया जा रहा है तो फिर हमने क्या कहा? समान प्रतिरक्षी नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? रुधिर का अभिश्लेषण। मतलब कभी भी समान प्रतिजन, समान एंटीबॉडी नहीं हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन में ग्राही की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होने चाहिए? आइए देखते हैं कि क्या होने चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ गई कि जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी होगा, जिसके रुधिर में एंटीजन बी होगा उसके रुधिर में एंटीबॉडी ए होगा, उल्टा होगा। अगर दोनों समान हो गए तो क्या हो जाएगी? ग्राही की मृत्यु हो जाती है। और एक बात और याद रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति में अगर उसके रुधिर में दोनों प्रतिजन हैं, ए और बी दोनों हैं, तब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाता। अगर किसी के रुधिर में ए बी दोनों एंटीबॉडी हैं तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। ध्यान से समझेंगे, जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए होता है उसके रुधिर में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन बी होता है उस व्यक्ति के रुधिर में एंटीबॉडी ए होता है। जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन दोनों ए और बी साथ में होता है उस व्यक्ति के रुधिर में एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती। जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन नहीं पाया जाता उस व्यक्ति के रुधिर में दोनों एंटीबॉडी स्मॉल ए और बी पाई जाती हैं। ठीक, आइए इसको हम चार्ट में समझते हैं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक चार्ट बनाते हैं और उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। एक में हम लिखेंगे रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। इसको हम कैपिटल से ही डिनोट करते हैं।
रुधिर वर्ग कौन सा? ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के रुधिर वर्गों में कौन कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? आरबीसी पर प्रतिजन यानी एंटीजन। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। ठीक। तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम में आप लिखेंगे रुधिर दाता समूह। रुधिर दाता समूह, रुधिर वर्ग आपने पढ़ा 4, ए बी और चौथा ओ। ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में प्रतिजन कौन सा पाया जाता है? ए। प्रतिरक्षी पाया जाता है बी, ये आप जानते हैं। बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में प्रतिजन पाया जाता है बी, प्रतिरक्षी पाया जाता है ए। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में दोनों प्रतिजन पाया जाता है ए बी, इनमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, जो कि मैंने अभी बताया था कि किसी व्यक्ति के रुधिर में अगर दोनों प्रतिजन हैं तो इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा। रुधिर वर्ग ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, और हमने अभी ये भी बताया था कि जिस व्यक्ति के रुधिर में कोई प्रतिजन नहीं पाया था उसमें दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होती हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, कौन कौन से? ए बी और ओ। ए में एंटीजन ए एंटीबॉडी बी पाई जाती है, बी में एंटीजन बी एंटीबॉडी ए पाई जाती है, ए बी में एंटीजन ए बी और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं ए और बी। हम देखेंगे कि कौन सा रुधिर वर्ग किसको दिया जा सकता है। ठीक। अगर हम बात करें रुधिर वर्ग ए को, तो समान रुधिर वर्ग अगर है तो उसे हम दे सकते हैं, यानी इनको हम रुधिर वर्ग ए चढ़ा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में रुधिर वर्ग ए है तो उसको हम ए ब्लड ग्रुप वाला रुधिर दे सकते हैं। समान अगर रुधिर वर्ग है उनके बीच रुधिर का आदान हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको बी दे दें तब क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम इस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दें तो ए और ए समान हो जाएंगे, ए और बी समान हो जाएगा ना। इनके ब्लड में पहले से ही प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उपस्थित हैं, यही एंटीबॉडी वर्क करेंगे। ये वाले ध्यान से समझिएगा, ये नहीं करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इनके ब्लड में, ए वाले ब्लड में बी एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है और ज़्यादा मात्रा में है। अगर हम इसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दें तो ये जो एंटीबॉडी हैं वो इसके कारण क्या कर देंगी? आरबीसी को चिपचिपा बना देंगी, आरबीसी को चिपचिपा बना देती हैं, जिससे क्या हो जाएगा? रुधिर का अभिश्लेषण और ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। यानी ए वाले को हम बी नहीं चढ़ा सकते। समझ में आया? रीज़न क्या है? क्योंकि जिस पेशेंट में चढ़ाना है उसमें क्या है? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, तो इसको हम बी नहीं दे सकते हैं। हम क्या ए बी दे सकते हैं? इसको ए बी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी है, बी भी मैच कर जाएगा, तो हम इसे ए बी भी नहीं दे सकते हैं। क्या हम इसे ओ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है जिस पर यह बी वाला कार्य करे, यानी हम इसे ओ दे सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं ए वाले को। चलिए बी वाले को देखते हैं। बी वाले को हम बी वाला तो दे ही सकते हैं, दे सकते हैं ना, क्योंकि समान ब्लड ग्रुप में आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन क्या हम बी वाले को ए चढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ए और ए समान हो जाएगा। इनके पास, बी वाले के पास बहुत ज़्यादा ए है, तो ये ए इनको समान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आरबीसी चिपचिपा हो जाएगा, यानी हम इसको बी वाले को ए नहीं दे सकते। सेम इसी तरीके से हम ए बी भी बी को नहीं दे सकते हैं, हम ओ दे सकते हैं, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, हम ओ दे सकते हैं। बातों के ध्यान से समझिएगा, जिसको चढ़ाना है उसकी प्रतिरक्षी पे ध्यान देना है। अगर हम इसको ग्राही बना रहे हैं तो इसकी प्रतिरक्षी पे ध्यान देंगे, अगर हम इसको ग्राही बना रहे हैं तो इसकी प्रतिरक्षी पे ध्यान देंगे। जिसका ब्लड दिया जा रहा है, दाता के प्रतिरक्षी पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देंगे। ये हो गए ग्राही, ये हो गए दाता। इनका हम क्या ध्यान देंगे?
इनका हम ध्यान देंगे प्रतिरक्षी, क्योंकि इनके पास प्रतिरक्षी ज़्यादा होगी। दाता के हमें क्या ध्यान देना है? प्रतिजन, प्रतिजन पे ध्यान देना है। अगर हम बी वाले को ए चढ़ा दें तो ए के पास बी वाले को, ध्यान से सुनिएगा, बी क्या है? ग्राही हो जा रहा है, इसको चढ़ाएंगे बी ग्राही, तो इसका हम क्या ध्यान देंगे? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है? ए है। हम एच दाता ए है, ए का प्रतिजन क्या है? ए। देखिए दोनों समान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम बी वाले को ए ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। इसी तरीके से आप ढूंढेंगे तो आपको सबका आंसर मिल जाएगा, क्यों नहीं हम चढ़ा सकते। या हम सीधे लिख सकते हैं, ये ए वाले को ए दिया जा सकता है और ओ ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, बी वाले को बी दिया जा सकता है और ओ ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को। देखिए ए बी ब्लड ग्रुप हम इसको क्या मान लें? ग्राही मान लें। हमको इसको ग्राही मानना है, ग्राही है ना, ध्यान से समझिएगा। हमको ए बी को ग्राही मानना है। हम मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसको हम कौन कौन सा ब्लड दे सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए बी हमने क्या कहा? ग्राही का हमें क्या देखना है? प्रतिरक्षी। ए बी के पास कोई प्रतिरक्षी है? कोई नहीं है। ए बी के पास कोई प्रतिरक्षी नहीं है, इसलिए हम इसे कोई भी ब्लड दे दें एक्सेप्ट कर लेगा। इसको हम ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, ओ भी दे सकते हैं। कोई भी ब्लड ग्रुप दे दीजिए, ए बी कुछ नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि हमने बताया ना, ग्राही का हमको प्रतिरक्षी देखना है। ग्राही ए बी है, इनके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं है, हम चढ़ा सकते हैं कोई ब्लड ग्रुप, कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा। अब आते हैं हम ओ को देखते हैं। अगर हम ओ मतलब एक ऐसे व्यक्ति को ब्लड देना है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, यानी वो ग्राही हुआ, और ग्राही का हमको क्या देखना है? प्रतिरक्षी। भैया यहाँ पे तो प्रतिरक्षी दोनों है, ए और बी दोनों, यानी ओ ब्लड ग्रुप को हम कोई ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते सिवाय ओ के, क्योंकि समान ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। अगर रुधिर वर्ग समान है तो उसको हम दे सकते हैं, ओ वाले को हम सिर्फ ओ दे सकते हैं। क्लियर हुआ बात? मैंने बहुत मेहनत की इसको आपको समझाने में। आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है चीज़ों को। पहले एंटीजन और एंटीबॉडी का सीरीज याद होना चाहिए, और दूसरा ये कि जिसको देना है उसका हमका प्रतिरक्षी याद रखना होगा, और जिसका ब्लड देना है ग्राही को, उसका हमको प्रतिजन ध्यान रखना होगा। इस बेसिस पे आप इस चार्ट को क्लियरली समझ पाओगे, वरना ये भी एक समुद्र है, जितना डूबोगे उतना ही ये और डुबाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। हमें ग्राही के रूप में समझना है कि हम किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, किसके आधार पर। ग्राही का हमें प्रतिरक्षी देखना है और दाता का हमें प्रतिजन देखना है। ये होता है सीरीज। ए ब्लड ग्रुप वाले को ए और ओ दे सकते हैं, बी वाले को बी और ओ दे सकते हैं, ए बी वाले को कोई भी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है क्योंकि इनके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, ओ वाले को हम सिर्फ ओ दे सकते हैं। अब देखिए ए बी को कोई भी ब्लड ग्रुप रक्त वर्ग दिया जा सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका तो पल्ले, कोई भी ब्लड ग्रुप का भी चल जाएगा। ओ जो होता है, देखिए सबको दे सकता है ओ, लेकिन खुद किसी का नहीं ले सकता। बहुत शहंशाही इंसान है ना ये। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन है। सर्वग्राही होता है ए बी, सर्वदाता है ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है? समझ में आया ये सारी चीज़ें? अब और क्या है? ठीक, पहले इतना आप समझिए, इसको अच्छी तरीके से समझिए। नहीं समझ में आता फिर से एक बार दो बार रिपीट करके देखिएगा, सब समझ में आएगा। पूरा मैंने मेहनत कर दिया इसमें आपको समझाने के लिए। तो अभी आप इतना लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे अभिश्लेषण या समूहन, एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग। इसमें लिखेंगे लाल रुधिर कणिकाओं की कला पर दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें प्रतिजन्स कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इन्हें प्रतिजन ए और प्रतिजन बी से दर्शाते हैं। इनका विरोध करने के लिए रुधिर प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी दो प्रकार की होती हैं। एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए, या फिर हमने बताया है कैसे लिखते हैं, एंटी कैपिटल ए।
तथा स्मॉल b या एंटी कैपिटल B। आगे लिखेंगे सदैव एंटीजन A रुधिर वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी B पाया जाता है तथा एंटीजन B वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी A पाया जाता है। आगे लिखेंगे एंटीजन A और एंटीबॉडी A तथा एंटीजन B तथा एंटीबॉडी B की उपस्थिति में आरबीसी अधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे आरबीसी गुच्छे बनाने लगते हैं। इसे ही रुधिर का अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। आगे लिखेंगे जिन व्यक्तियों के रुधिर में एंटीजन ए बी दोनों पाया जाता है, उस व्यक्ति के रुधिर में कोई प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और जिन व्यक्ति के रुधिर में कोई भी प्रतिजन एंटीजन नहीं पाई जाती, उन व्यक्ति के रुधिर में दोनों एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अब हेडिंग डालेंगे रुधिर के प्रकार, रुधिर वर्ग के प्रकार। लिखेंगे कॉल एंड स्टीनर ने रुधिर वर्गों को 4 वर्गों A, B, A, B तथा O में बांटा है, जिनमें पाए जाने वाले प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी निम्न हैं। आप ये ऐसे एक चार्ट बना लीजिए। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रुधिर का परीक्षण। कैसे हम रुधिर का परीक्षण करते हैं कि कौन सा रक्त वर्ग है। रुधिर का परीक्षण कौन सा रुधिर वर्ग है, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेरिलाइज्ड सुई द्वारा शरीर में कहीं पर भी छेद करते हैं और उनसे थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और उसको 2 साफ स्लाइड पर, स्लाइड जानते हैं ना माइक्रोस्कोप में जो यूज की जाती है, शीशे का होता है, इतना चौड़ा इतना ही लंबा होता है, तो उस पर 2 स्वच्छ स्लाइड पर रखा जाता है। मान लिया कि ये 2 स्लाइड हैं, 1 और 2। दोनों स्लाइडों पर हमने एक एक बूंद रक्त को डाल दिया, एक बूंद इसमें, एक बूंद इसमें। अब दोनों बूंद पर हम एक बूंद पर डालेंगे एंटी ए सीरम यानी एंटीबॉडी ए डालेंगे, दूसरे पे हम ऐड करेंगे एंटी बी सीरम यानी एंटीबॉडी बी। थोड़ा देर रुक जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद इसका हम परीक्षण करेंगे। अगर दोनों की दोनों बूंदें फट गईं, अगर दोनों की दोनों बूंदें फट गईं तो ये इंडिकेट करता है ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर दोनों फटी तो ब्लड ग्रुप ए बी। अगर कोई बूंद नहीं फटता, कोई भी नहीं फटता, तब इंडिकेट करता है ब्लड ग्रुप ओ है। अगर ये 1 नंबर बोल दें, ये 2 नंबर बोल दें, अगर सिर्फ 1 नंबर फटता है तो ब्लड ग्रुप क्या माना जाएगा, ए। और अगर 2 नंबर सिर्फ फटता है तो ब्लड ग्रुप क्या माना जाएगा, बी। ऐसा क्यों भैया? अगर देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 नंबर फटता है तो एंटी ए है ना। जब ए वाले ब्लड ग्रुप, अब ध्यान से समझिएगा, अगर 1 नंबर वाला फटता है तो कहा जा रहा है ब्लड ग्रुप ए है। सही है, क्योंकि अगर ए होगा तभी तो एंटीबॉडी ए जब ऐड कर देंगे, देखिए एंटीबॉडी ए ऐड कर देंगे तो एंटीजन एंटी ए समान हो जाएगा, रुधिर फट जाएगा। ठीक, अगर 2 नंबर से फटता है, अगर ये सिर्फ फटता है, ये नहीं फटता है, तब क्या रीज़न है, तो चूंकि इसमें एंटीबॉडी बी डाली गई है, तो अगर ये फटेगा किस कंडीशन में, जब एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए दोनों समान होंगे तभी फटेगा। अगर दोनों फट जाते हैं तो कह रहे हैं कि ए बी होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पर ए बी हैं दोनों, ए भी फट जाएगा क्योंकि ए और ए मैच कर जाएगा, बी भी फट जाएगा क्योंकि बी और बी मैच कर जाएगा। बात समझ में? अगर कोई भी नहीं फटता है तो यानी ए बी है, सॉरी ओ है, कोई भी नहीं फटेगा क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो फटेंगे क्या? बात समझ में? इस तरह से रुधिर का परीक्षण किया जाता है एंटी ए और एंटी बी सीरम का यूज़ करके। अगर दोनों स्लाइडों की जो रक्त हैं वो फट जाती हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर कोई नहीं फटता तो ब्लड ग्रुप ओ, अगर 1 नंबर फटता है जिसमें एंटीबॉडी ए डाला गया है तो ए, और अगर सिर्फ दूसरे नंबर वाला फटता है जिसमें एंटीबॉडी बी ऐड किया गया है तो वो होगा ब्लड ग्रुप बी। तो आप हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे रुधिर का परीक्षण। लेकिन इसके लिए जिस व्यक्ति का रुधिर परीक्षण करना होता है उसके हाथ की उंगली में एक स्टेरिलाइज सुई द्वारा
छेद करके रुधिर की एक एक बूंद को 2 स्वच्छ स्लाइडों पर रखा जाता है। पहली बूंद में एंटी ए सीरम तथा दूसरी बूंद में एंटी बी सीरम डालते हैं। कुछ समय पश्चात दोनों बूंदों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हैं। यदि दोनों स्लाइडों की रुधिर फट जाती है तो रुधिर वर्ग ए बी होगा। यदि दोनों स्लाइडों की रुधिर नहीं फटती हैं तो रुधिर वर्ग ओ होगा। यदि एंटी ए वाला रुधिर फट जाता है तब रुधिर वर्ग ए होगा, और यदि एंटी बी वाला रुधिर फट जाता है तो उसका रुधिर वर्ग बी होगा। बस ये था आपका रुधिर वर्ग का परीक्षण कैसे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रुधिर आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रुधिर आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए अभी आपको पढ़ा कि रुधिर का आधान किस प्रकार पे, किस बेसिस पर किया जाता है। तो आपने पढ़ा कि एंटीजन और एंटीबॉडी को ध्यान में रखा जाता है। तो ये तो एकदम मुख्य प्रकार है कि इन्हीं के आधार पर ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग के होते हैं रुधिर जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे। फिलहाल आपको यही पढ़ना है कि कौन से रुधिर वर्ग को कौन सा रुधिर वर्ग दिया जा सकता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर बता दिया गया है। आपको सिर्फ लिखना है, हेडिंग डालेंगे रुधिर आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसमें आप लिखेंगे रुधिर आधान के समय यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि रुधिर में प्रयोग होने वाले वर्ग ब्रैकेट में दाता एवं ग्राही दोनों के प्रतिजन और प्रतिरक्षी का तालमेल ऐसा हो जिससे दाता और ग्राही दोनों के रुधिराणुओं में आपस में अभिश्लेषण ना हो। इसके लिए दोनों के रुधिर का अलग अलग हम जांच कर लेते हैं। लिखेंगे रुधिर आधान हमेशा समान वर्गों के बीच ही बेहतर होता है, किंतु आवश्यकता अनुसार कुछ अलग अलग वर्गों के बीच भी रुधिर आधान किया जा सकता है। आधान के समय दाता का प्रतिजन यानी एंटीजन तथा ग्राही का एंटीबॉडी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लास्ट लाइन लिखेंगे ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं तथा ओ रुधिर को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक, बस ये था आपको ब्लड के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज। अब एक बात आपने देखा होगा कि सब कहते हैं ब्लड डोनेट करिए, ब्लड डोनेट करिए। ठीक है, किया जा सकता है। तो ब्लड डोनेट करने के बाद वो जाता कहाँ पर है और किस प्रकार से उसे सुरक्षित रखा जाता है, तो ये भी जान लीजिए। जहाँ पर रखा जाता है उसे हम कहते हैं ब्लड बैंक, रुधिर बैंक। वहाँ पर अलग अलग वर्गों का आपको रुधिर मिल जाएगा। किस प्रकार से उसे सुरक्षित रखा जाता है, तो अस्पतालों में जो आपसे ब्लड लिया जाता है कहते हैं डोनेट करिए, रक्तदान महादान, तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो रक्तदान करने के बाद उसको में क्या किया जाता है, उस रक्त में, उस रुधिर में, उस ब्लड में सोडियम साइट्रेट मिला देते हैं। सोडियम साइट्रेट मिलाकर उसे एक सीलबंद बोतल में टाइट करके एक निश्चित तापमान पर, वो निश्चित तापमान हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम ही पे होता है, काफ़ी कम होता है, उसमें उसे सुरक्षित रखा जाता है जिससे वो खराब ना हो, वो भी निश्चित अवधि के लिए। ऐसा भी नहीं कि हम निश्चित तापमान पर उसे सोडियम साइट्रेट मिला के रख दिए तो वो हज़ारों साल चलेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ निश्चित अवधि के लिए ही वो सुरक्षित रखा जा सकता है। तो रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक क्या होता है, अस्पतालों में जो दाता से प्राप्त रुधिर होता है उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर सीलबंद बोतल में एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम रुधिर बैंक कहते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे रुधिर बैंक या ब्लड बैंक। लिखेंगे अस्पतालों में रुधिर दाता के रुधिर वर्ग का परीक्षण कर उनके रुधिर में सोडियम साइट्रेट मिलाकर सीलबंद बोतल में सुरक्षित करके उसे निश्चित तापमान व निश्चित अवधि तक के लिए सुरक्षित किया जाता है, इसे ही हम रुधिर बैंक कहते हैं। आइए अब इस टॉपिक का, इस पार्ट का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है रुधिर का जमना, थक्का बनना। आखिर जब ऐसा क्यों होता है, पहले ये बताइए कि रुधिर जम क्यों जाता है। जब भी कहीं कट जाता है हाथ या पैर कहीं पर भी, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर रुधिर जम जाता है, ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखेंगे। ऐसा इसलिए होता है जिससे आपका रुधिर अधिक से अधिक बह ना जाए।
ठीक, अगर मान लो यहाँ पर कटता है तो ऐसा ना हो कि वो बहते जा रहा है, तो थोड़ी कुछ घंटों में सारा ब्लड निकल जाएगा। तो उस ब्लड को निकलने से रोकने के लिए नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि वो वहाँ पर ब्लड जम जाता है, थक्का बन जाता है, जिससे रक्त और अधिक स्राव ना हो। तो ये थक्का कैसे बनता है उसी को हमें पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के इसके आंसर्स दिए जाएंगे। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन पूछें आप बता ले जाएंगे। रुधिर का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सबसे पहले आपने ये पढ़ा था कि प्लेटलेट्स इसमें हेल्प करती है ना, प्लेटलेट्स। आपने ये पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाई जाती हैं, प्लाज्मा में। ठीक, आपने ये भी पढ़ा था फाइब्रिनोजन पाया जाता है कहाँ पर, रुधिर प्लाज्मा में। ये भी हेल्प करती हैं, मैंने बताया था उस समय भी, ये भी हेल्प करती हैं रुधिर के थक्का जमने में, ये भी हेल्प करती है रुधिर के थक्का जमने में। कैसे, हम यहाँ पर समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा कोई त्वचा है, मान लीजिए ये हमारी त्वचा है, ठीक है, ये हमारा उंगली है, ठीक, थोड़ा अजीब सा बन गया है। अगर कहीं से भी कट जाए तो कटने पर क्या होता है, कटने पर ध्यान से समझिएगा, कटने पर ये जो मान लीजिए रुधिर वाहिनी है, इसमें से ब्लड ऐसे प्रवाहित हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जब कट गया है तो ये तो द्रव का नेचर होता है कि जो रास्ता पाएगा वही पकड़ लेगा। तो जब कटा तो ब्लड बाहर निकलने लगता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर जो ऊतक है, हमारी त्वचा की ऊतक है ना, वो त्वचा की ऊतक क्षतिग्रस्त हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे, क्षतिग्रस्त ऊतक। ठीक, अब ब्लड में क्या है, प्लेटलेट्स भी हैं, यानी वाह प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, प्लेटलेट्स। क्षतिग्रस्त और प्लेटलेट्स से एक प्रोटीन निकलता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो प्लाज्मा के कैल्शियम आयन से जुड़ जाता है। देखिए 3 चरणों में ये कंप्लीट होता है, 3 चरण में। ठीक, पहला जो चरण है वो ये है, फर्स्ट स्टेप। जैसे ही कहीं पर कटता है तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने लगता है, साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त ऊतक है उससे भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने लगता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा के कैल्शियम से जुड़कर क्या बना लेता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना लेता है। तो इतना होता है फर्स्ट स्टेप में। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन से मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना लेता है। सेकंड स्टेप आता है, ये जो है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, ये क्या करता है, प्लाज्मा के कैल्शियम आयन से मिलकर ये जो प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, प्रोथ्रोम्बिन, इसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, मतलब कार्य नहीं करता भी। ये जब बनता है एंजाइम, तो इसी एंजाइम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है, यानी कार्य करने के लिए आगे हो जाता है। ये था आपका सेकंड स्टेप। फिर आता है थर्ड एवं लास्ट स्टेप। इसमें क्या होता है, ये जो थ्रोम्बिन होता है रुधिर में उपस्थित घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, देखिए ये घुलनशील है, घुला हुआ होता है, घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अघुलनशील फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिन है वो लंबी महीन ठोस तंतु होती हैं, महीन ठोस तंतु होती हैं जो रुधिर का थक्का बनाती हैं। यही होती है रुधिर का थक्का। क्लियर है? ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड 3 चरणों में कंप्लीट होता है।
पहले स्टेप में क्या होता है, जहाँ कहीं भी कटा वहाँ की ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है और साथ ही साथ ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन से मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना लेता है। सेकंड स्टेप में ये जो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, और जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है ये घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील फाइबर में परिवर्तित कर देता है, रेसे में परिवर्तित कर देता है। ये रेसा है जो हवा के संपर्क में आते ही तुरंत सूख जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जहाँ कहीं पर कटता है थोड़ी देर बाद 4 से 8 मिनट लगती है, इस क्रिया में 4 से 8 मिनट लगता है और रुधिर जम जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है। और रुधिर का थक्का क्यों बनता है, जिससे अत्यधिक रुधिर का स्राव ना हो सके। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। रुधिर का थक्का बनने में सहायक है, कभी ऑप्शन दे देंगे फाइब्रिनोजन, कभी ऑप्शन दे देंगे प्रोथ्रोम्बिन, कभी ऑप्शन दे देंगे प्लेटलेट्स। ठीक, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो प्रोसेस याद कर लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन करते रहें हम कर ले जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन, तो ये बताएं आपको विटामिन के। विटामिन के आपको बताया गया, विटामिन के की उपस्थिति में ही कौन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन। कहाँ पर, यकृत में बनता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण विटामिन के की उपस्थिति में यकृत में होता है। तो अगर विटामिन के नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं है तो रक्त का थक्का बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। बस क्लियर हो गया आपको सारी चीज़ें। अगर नहीं क्लियर हो फिर से देख लीजिएगा, मतलब छोड़ना नहीं है ये टॉपिक, यहाँ से हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये जब पूरा प्रोसेस आप पढ़ लेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे रुधिर का थक्का बनना, हेडिंग डालेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि रुधिर का थक्का बनना 3 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण, हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रथम चरण, और इसमें लिखेंगे क्षतिग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है तथा रुधिर के प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन व फास्फोलिपिड निकलते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित कैल्शियम आयन से मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। दूसरा स्टेप लिखेंगे, सेकंड स्टेप, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्लाज्मा के कैल्शियम आयन से मिलकर उपस्थिति में, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। हेडिंग डालेंगे तीसरा चरण, तृतीय चरण, और लिखेंगे थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। आगे लिखेंगे फाइब्रिन के लंबे महीन ठोस तंतु जाल के रूप में थक्का बनाते हैं। बस अब कुछ पॉइंट एक स्टार बना के लिख लेंगे, जैसे यदि यकृत में ऐसे लिखेंगे, यकृत में विटामिन के की कमी से प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन के संश्लेषण में बाधा आ जाती है, जिससे रुधिर स्कंदन की क्रिया प्रभावित होती है। लिखेंगे रुधिर स्कंदन की पूर्ण क्रिया 4 से 8 मिनट में पूर्ण होती है। अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर क्यों नहीं जमता, तो आपको बताया गया इससे पहले भी। इसका आंसर लिखेंगे रुधिर वाहिनियों में रुधिर नहीं जमता, इसका कारण है कि रुधिर में एक प्रतिस्कंद हिपैरिन पाया जाता है, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था। हिपैरिन पाया जाता है जिसके कारण रुधिर वाहिनियों में रुधिर नहीं जमता। इसे प्रतिथ्रोम्बिन भी कह सकते हैं, प्रतिथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का अगेंस्ट कार्य करता है। बस, तो आज का टॉपिक इतना ही, रुधिर का थक्का बनना तक कंप्लीट हो गया। रुधिर के बारे में लगभग सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन, रुधिर बैंक में रुधिर में क्या मिलाकर उसे सुरक्षित रखा जाता है। बस इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, बाकी तो आपको पूरे तरीके से एकदम याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं, तो इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। आगे के टॉपिक्स जो भी हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।